जय हिंद। अर्चना कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़ेंगे। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को उसे अंगीकृत किया गया, तब हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और अभी संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियाँ और भी बढ़ा दी गई और इस तरह से वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसका हम बारे में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है 8 + 4 12। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ के घटक राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके उसे केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो इस तरह से हो गया 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। अब इसके बाद अनुसूची 2 को देखते हैं। अनुसूची 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। तो यहाँ मैं लिख देता हूं, वेतन, भत्ता एवं पेंशन इत्यादि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 2 में। अब विभिन्न पदाधिकारी जो है राज्य व्यवस्था के, कौन कौन से हैं? तो भारत के राष्ट्रपति, उसके बाद से राज्यों के राज्यपाल, फिर जो संसद है, संसद के 2 सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, इनके वेतन की बात की गई है। इसके बाद फिर स्टेटों में जब आएंगे तो स्टेट में भी एक विधानसभा और विधान परिषद है। तो विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, ये विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। ठीक है, कुछ राज्यों में है। तो उनके सभापति एवं सभापति उपसभापति के वेतन की बातें की गई है। उसके बाद से उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की बात की गई है और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। ठीक है, तो ये अनुसूची 2 में वर्णन किया गया है। अनुसूची 3 में विभिन्न पदाधिकारियों के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। यानी तीसरा में क्या है? शपथ। इसके बाद चौथी अनुसूची है। चौथी में जो विभिन्न राज्य हैं, ठीक है, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात की गई है। यानी कि विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात की गई है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन और किस में किया गया है? अनुसूची 4 में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन। इसके बाद अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूची 5 में है कि जो राज्य है, ठीक है, राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है। ठीक है, अनुसूची 5 में क्या दिया है आपके? इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अनुसूची 6 में यहाँ पे मैंने मानचित्र बनाया है। देखिए, जो बांग्लादेश के पूरब में जो 7 ऑफ स्टेट के राज्य आते हैं, जो बांग्लादेश से टच होते हैं, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
ठीक है, AMTM, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं AMTM, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है, प्रशासन का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद अनुसूची 7 आ जाता है। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, प्लस सरकार के द्वारा, ठीक है, शक्तियों का विभाजन तो होगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, प्लस इसमें है कि सरकार, ठीक है, सरकार जो है सरकार द्वारा शुल्क, ठीक है, शुल्क और कर के प्रावधान दिया गया है। सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा शुल्क व कर लगाने का प्रावधान, देखिए यहां पे जो सरकार द्वारा शुल्क व कर की बात की गई है, ये क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है, 2009 में पूछा जा चुका है कि क्वेश्चन की सरकार द्वारा शुल्क व कर लगाने का प्रावधान किस अनुसूची में वर्णन है, प्रावधानों का किस अनुसूची में वर्णन है। ठीक है, तो अनुसूची 7 में वर्णन है, और इसी में 3 सूचियों की बात की गई है। 3 सूची एवं 3 सूचियों, 3 सूची का वर्णन। ये कौन कौन सी 3 सूची है? संघ सूची, इसके बाद से राज्य सूची, इसके बाद फिर समवर्ती सूची। अब देखिए, संघ सूची में जो भी विषय आएगा इस पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में जो भी विषय आएगा इस पर निर्णय राज्य सरकार लेगी, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों लेंगे। अगर विषय सामान्य है, यानी एक ही मुद्दे पर लेना है, तो केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय मान्य होगा। ठीक है, तो संघ सूची में कितने विषय थी पहले? 97, और वर्तमान में कितनी है? 100। क्लियर है? इसकी प्रमुख विषयों को देखते हैं। प्रमुख विषय कौन कौन सी है? तो प्रमुख विषय में देखिए, ये भारत का पूरा प्रतिरक्षा, क्या आ जाता है? प्रतिरक्षा आ गया। और प्रतिरक्षा के बाद विदेशी मामले, इसके बाद फिर युद्ध और समझौता, युद्ध समझौता। ठीक है, युद्ध समझौता के बाद फिर आ जाएगा आपका रेल, डाक, तार, ये विषय आ जाएगी। और आ जाएगा परमाणु शक्ति, इत्यादि। ये विषय हो गए आपके प्रमुख विषय हो गए संघ सूची की। और उसके बाद राज्य सूची। अब देखिए राज्य सूची में क्या है? राज्य सूची में 66 विषय थी, 5 घटा दिया गया, और अभी कितनी विषय हैं? 61। ठीक है, इसकी प्रमुख विषयों को हम उल्लेख करते हैं। प्रमुख विषय इसकी कौन कौन सी है? तो देखिए, पहला समझ में भी आ जाए, कई बार विषय भी क्वेश्चन पूछ देता है विषयों से भी कि किस सूची में आती है, तो इसको थोड़ा सा प्रमुख विषयों को ध्यान देना जरूरी है। तो पहला आपका क्या आ जाएगा? स्थानीय स्वशासन,
स्थानीय शासन हो गया। अब स्थानीय शासन में आ जाता है जैसे कि पंचायती राज। तो पंचायतों में क्या होता है, वहाँ पे कोई भी मैटर होगा अगर आपस में, तो तुरंत लोग कहाँ पहुँचते हैं, पुलिस के पास। तो दूसरा आ गया पुलिस। उसके बाद से तीसरा आ गया, पुलिस कहाँ भेजती है, जेल। जेल भी इसी का विषय है, राज्य सूची का ही। इसके बाद फिर आ जाता है आपका, जेल के बाद क्या होगा, शांति समझौता कायम किया जाएगा। ठीक है, शांति समझौते आ गया। इसके बाद फिर विषय आ गया, उसके बाद जेल के बाद आएंगे तो गांव पे फिर क्या करेंगे, कृषि। तो कृषि भी एक विषय आ गया। और कृषि के बाद फिर वो क्या करेंगे, इसका व्यापार करेंगे, यानी राज्य, यानी व्यापार लिख दीजिए, व्यापार राज्यों के अंदर ही करेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद न्याय। तो इस आसानी से याद हो जा रहा है कि पंचायती राज के बारे में भी प्रावधान बना सकता है, यानी स्थानीय स्वशासन। उसके बाद गांव में क्या होता है, पुलिस के पास लोग जाते हैं, फिर जेल भेजता है। उसके बाद शांति समझौता, फिर कृषि, व्यापार और न्याय। अब समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में टोटल विषय पहले थी 47 और 5 और जोड़ दिया गया इसमें, तो अभी वर्तमान में कितनी है, 52। और इसमें जो है पहला जो प्रमुख विषय में है ये है विवाह तलाक। अब विवाह तलाक होगा तो क्या होगा, केस होगी, यानी दीवानी, और मारपीट करोगे तो फौजदारी। ये 2 विषय हो गई। ठीक है, दीवानी फौजदारी हो गई। इसके बाद से फिर आपका क्या आ जाता है, शिक्षा, जो कि राज्य सूची की विषय थी, संविधान संशोधन करके डाला गया इसमें, वन। और उसके बाद से आर्थिक नियोजन, ये क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीपीएससी में। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। ठीक है, इसके बाद समाचार पत्र इत्यादि। ये हो गया अनुसूची 7। अब अनुसूची हम 8 देखेंगे। ठीक है, अनुसूची 8 का वर्णन कर लेते हैं। अनुसूची 8 में क्या दिया हुआ है, भाषाओं के बारे में, भारतीय भाषा। भारतीय भाषा का उल्लेख किया गया है। इसमें पहले प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा थी। इसके बाद क्या हुआ, इसमें और 8 भाषा जुड़ गई और अभी वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं। ठीक है, तो इसी का हम वो करेंगे कि जो 8 भाषाओं को जोड़ा गया था, ये संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। जैसे 21वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन कब किया गया था, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी। क्लियर है। इसके बाद से फिर दूसरा किया गया था 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत कौन सा जोड़ा गया था, इसके तहत जो जोड़ा गया था, ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, एक तो कोंकणी, इसके बाद से दूसरा मणिपुरी और तीसरा नेपाली। इसके फिर 92वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत 92वां संविधान 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, वो कौन कौन सी भाषाएं थी, संथाली, मैथिली, उसके बाद से बोडो। ठीक है, उसके बाद से डोगरी, डोगरी जो कि जम्मू कश्मीर की भाषा है, जम्मू की। तो ये रहा अनुसूची 8 तक। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पहले में पढ़ा भारतीय संघ के घटक राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। दूसरा में वेतन भत्ते पेंशन, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मान लीजिए केंद्र सरकार की कोई भर्ती निकली तो उसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोग जाएंगे। दूसरा, उसमें उनका वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख रहेगा। तीसरा, जब ट्रेनिंग कर लेंगे तो उनकी पेंशन की बात की जाएगी, क्या बोलते हैं, शपथ दिलाया जाएगा ट्रेनिंग के बाद। तो तीसरा शपथ हो गया। और चौथे में क्या, विभिन्न राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में, यानी राज्यसभा में जो चुन करके जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, ये विधायक ही चुनते हैं, यानी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के। इसके बाद से 5वां, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है। और उसके बाद से 6ठा में बोला गया है
जो 4 राज्य हैं AMTM, ठीक है, इसमें जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। उसके बाद से 7वां में केंद्र राज्यों की शक्तियों का पृथक्करण और 8वां में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसका शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसके बाद जो 4 बढ़ाई गई अनुसूची है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका शार्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अगला अनुसूची, ठीक है, 9, 10, 11 और 12 के बारे में, ठीक है। अब 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं में पहला संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। 9वीं को पहला संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, ठीक है। तो 9वीं को देखते हैं। उन्नीस सौ 51 में इसके द्वारा जोड़ा गया था हमारे संविधान में, ठीक है। अब इसमें कोई भी कानून अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था, ठीक है, तो उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। यानी न्यायपालिका में जा करके आप उसके लिए चैलेंज नहीं करेंगे। कोई भी कानून डाल दी जाएगी या कोई भी विषय डाल दिया जाएगा। तो इसमें टोटल कितनी विषय थी? 284। तो ये प्रावधान था 9वीं अनुसूची में कि एक तो राज्यों द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, क्या शक्ति दिया गया था? राज्यों द्वारा संपत्ति अधिग्रहण, अधिग्रहण का अधिकार। अब राज्य जब संपत्ति अधिग्रहण करते थे, संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं, जिसमें आप लैंड रिफॉर्म भी देखे होंगे। जो भूमि किसी के पास मान लीजिए 500 एकड़ है तो उसको राज्य सरकार बोलती थी कि 200 एकड़ आप रख लीजिए, 300 एकड़ सरकार को दे दीजिए, ठीक है। तो उसमें उन लोगों का मौलिक अधिकार का हनन होता था। तो अनुसूची 9 में डाल दिया जाता था ऐसी चीज कि इस पर किसी प्रकार की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। लेकिन एक संवैधानिक पीठ का निर्णय आया 11 जनवरी 2007 में, ठीक है। संवैधानिक पीठ का निर्णय, और इसी में कहा गया कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसको उस न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। उसकी न्यायिक समीक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय माने अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह न्याय योग्य है, ठीक है। तो इसका 11 जनवरी 2007 के एक संवैधानिक पीठ का यह निर्णय था। तो ये हो गया अनुसूची 9 हम लोगों ने पढ़ा। अब हम देखेंगे अनुसूची 10, और 10 में क्या था? दल बदल। सीधी सी बात है, दल बदल, यानी 10 से 10 और 10 से दल बदल। ये 52वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 85 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। यानी दल बदल निरोधी कानून बनाए गए थे। इसके बाद से इसमें इसका 11वीं अनुसूची अब देखते हैं। 10वीं हम लोगों ने समझ दिया 10 से दल बदल। अब 11वां में है, इसे 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 92 के द्वारा जोड़ा गया हमारे संविधान में, जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी, यानी पंचायती राज, पंचायती राज के विषय में प्रावधान बनाने का अधिकार दिया गया था, ठीक है।
इसमें पंचायतों को दिया गया था पंचायती राज बनाने का, ठीक है। तो इसमें था आपका टोटल 29 विषय रखी गई थी, कितनी? 29 विषय। इसके बाद से फिर आपका 12वां अनुसूची, और 12वीं अनुसूची में आप देखेंगे तो 74वां संविधान संशोधन किया गया था, 74वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 92, क्लियर है। और इसमें शहरी स्वशासन की बात की गई थी, शहरी स्वशासन यानी कि नगर पालिका, नगर पंचायत। इसमें टोटल विषय कितने रखे गए थे? 18। तो ये ऐसे हो गया 12 अनुसूचियों को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। पहली अनुसूची भी 8 तक तो हमने समझा ही दिया। उसके बाद 9वीं में क्या है? 9वीं में आपका संविधान संशोधन करके 1991 पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 284 विषय थे। 10वां में दल बदल, 11वां में पंचायती राज के बारे में बात की गई, ठीक है, जिसमें 29 विषय रखा गया। और 12वां में 74वां संविधान संशोधन 18 के द्वारा जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, और 18 विषय इसमें रखी गई थी। यानी 18 में 11 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। ये जो ऊपर पंचायती राज में विषय का आता है, तो कई बार विषय पूछ देता है। तो इस तरह से आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा पूरे अनुसूचियाँ, ठीक है। मुझे आशा है कि एकदम बढ़िया समझ गए होंगे आप लोग। धन्यवाद।